हेलो स्टूडेंट्स, लेट गो टू स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हेनरीज लॉ। ठीक है, आपने एकेडमी में पढ़ रखा है हेनरीज लॉ। हम थोड़ा सा उससे एक उसको क्लियर करते हुए थोड़ा सा एलिवेट करेंगे पॉइंट को। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। हेनरीज लॉ। ठीक है बेटा, हेनरीज लॉ क्या कहता है? तो जनरली हम लोग 2-3 इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं। एक्चुअली हेनरी लॉ 4 बातें कहता है। ठीक है, हेनरी लॉ 4 बातें कहता है। सबसे पहले केस 1 देखते हैं हम। ठीक है, केस फर्स्ट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो केस 1 में क्या कहता है? तो सबने पढ़ रखा है कि क्या कहता है केस 1। अगर सपोज करिए कोई कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए कि कोई लिक्विड है या ये वाटर है। ठीक है, मान लेते हैं वाटर और एनी लिक्विड, कोई लिक्विड है ये। ठीक है, इसमें कोई गैस डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, मान लीजिए इसमें गैस कोई X है जो डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, कोई गैस X इसमें डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, जब गैस X डिसॉल्व हो गई तो क्या करना है हमें? उस गैस X का, ठीक है, मान लीजिए डिसॉल्व होने के बाद वो गैस अगर हम बाहर निकल रही है, ठीक है, अगर बाहर निकल रही है, इसका हम प्रेशर चेक करना चाहें। ठीक है, बाहर निकल रही है, मान लिए गैस X है, ये गैस बाहर निकल गई। ठीक है, तो इस गैस X का क्या हम प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं या मोल, कितने मोल्स है ये काउंट कर सकते हैं? क्या इस गैस X के मोल काउंट कर सकते हैं या इसका प्रेशर काउंट कर सकते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर, कि इस गैस X का कितना प्रेशर है? बड़ी मुश्किल चीज़ थी। क्यों मुश्किल थी भाई? गैस ए, पहली चीज़ तो जैसे ही ये बाहर निकल रही है भाई, लिक्विड या जो वाटर है इसके भी तो कुछ वेपर्स निकलेंगे, इसके भी तो कुछ वेपर्स निकलेंगे, प्लस यहाँ और भी तो एयर होगा, उसके भी जो एयर है यहाँ पे उसमें और भी तो गैसेस हैं, उसके भी तो अपने कुछ कंटेंट होंगे। ठीक है, तो X के साथ तो सारे मिक्स हो गए। तो फिर हम कैसे निकालें? ठीक है, कैसे हम निकालें कि X जो है वो पार्शियल प्रेशर कितना रख रहा था? ठीक है, या सॉल्यूशन कंडीशन में था तो कितना प्रेशर था? ये बड़ा मुश्किल था। तो हेनरी ने कहा कि चलो हम बता सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ हमको आप बता दो, मैं बता दूंगा कि ये गैस X जो है इसका कितना प्रेशर था। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो गैस है, ठीक है, जो भी गैस A है, ठीक है, या गैस X मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, गैस X का जो पार्शियल प्रेशर है यानी P गैस जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। किस कंडीशन में? लिक्विड में। क्लियर? ये मान लीजिए लिक्विड हमने लिख दिया। ठीक है, इन्होंने कहा बस हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड का बता दो, हमें नहीं मतलब है कि यहाँ पे गैस में कितना मोल फ्रैक्शन है। ये निकालना मुश्किल भी था क्योंकि लिक्विड में तो केवल 2 ही चीज़ें हैं ना, एक तो गैस हमने जो डिसॉल्व किया था, दूसरा लिक्विड हो गया या वाटर हो गया। लेकिन जब ये वेपर के फॉर्म में बाहर आया तब तो यहाँ कई सारी गैसेस आ गई। ठीक है, तब तो यहाँ बहुत सारे मोल्स हो गए होंगे, बहुत के मोल्स हो गए होंगे, तो बहुत सारे मोल फ्रैक्शन आएंगे। ठीक है, हर गैस का अलग अलग अपने मोल्स आएंगे। क्लियर? तो ये बड़ा टफ था। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमको गैस का छोड़ दो, हमको लिक्विड में ही बता दो। क्लियर? आप लिक्विड में ही हमको बता दो कि जो गैस X है, इस गैस X के कितने मोल्स हैं। ठीक है, तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, हम ये बता देंगे। इन्होंने एक रिलेशन ये फाइंड आउट कर लिया कि जो P गैस है, प्रेशर ऑफ गैस है, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। कहाँ? इन लिक्विड फेज। ठीक है, ये गैस कहाँ पे है? ये इन लिक्विड फेज। क्लियर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P गैस इक्वल्स टू KH, ये रहा एक। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो गया? KH इज व्हाट? हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज। क्लियर? ये क्या है? ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड फेज, यानी गैस फेज की बात नहीं करनी हमें, हम लिक्विड फेज में ही बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? क्लियर? तो सिंपल सा था। फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि सपोज करिए अगर कोई गैस डिसॉल्व हुई है किसी वाटर में, लिक्विड में, कहीं भी डिसॉल्व हुई है, तो वो उसके कितने, यानी उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना है?
तो हम कहे भाई ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, उस गैस को मान लो हम लिबरेट होने के लिए छोड़ दें, ठीक है भाई गैस जब बाहर आएगी तो उसके मोल हम कंसीडर करके बता देंगे, या उसका प्रेशर कंसीडर कर लेंगे, पर प्रेशर निकालना तो बड़ा मुश्किल था, प्रेशर निकालना तो बहुत मुश्किल था। रीज़न क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर यहाँ मिल जाएगा। तो हमने निकाला, चलो ठीक है, तो हमको यहाँ मत बताओ, आप ये बता दो कितने मोल्स थे उसके बस वाटर में, जो गैस x डिजॉल्व हुई है उस x के कितने मोल्स थे, हमें बस इसका मोल फ्रैक्शन आप बता दो, हम क्लियर कर देंगे कि पार्शियल प्रेशर इस गैस का कितना था, गैस x का पार्शियल प्रेशर कितना है। क्लियर? ठीक है। अब यहां से हम एक चीज कंसीडर कर रहे हैं, बेटा यूनिट क्या होगा KH की, यहां यूनिट ऑफ KH क्या होगा, यूनिट ऑफ KH ये क्या हो जाएगा। तो बेटा KH कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल, KH इक्वल्स टू P गैस अपॉन चाई गैस, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो बेटा मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं। और प्रेशर की कौन सी गैस होती है, सिंपल ATM। ठीक है, तो यहां से KH की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई, ATM हो गई। ठीक है, प्रेशर की जो यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। कोई डाउट इतना समझने में? ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट ये क्यों है, एक छोटा सा और देखिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डाल्टन्स लॉ याद आ रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कुछ याद आ रहा, सेम कुछ ऐसे ही मिलता जुलता कहा था उन्होंने, देखो जरा, कहा था कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। तो बेटा ये कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए हमने साथ में बता दिया, यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं थी, आगे रिलेशन है, पर यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए बता दिया दोनों सिमिलर हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, यहाँ ये कांस्टेंट था टोटल प्रेशर, यहाँ पे KH कांस्टेंट रहेगा, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, देखने में एक जैसे हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक केस 1 क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलते हैं केस 2 की तरफ। ठीक है, केस 2 की बात कर रहे हैं। तो केस 2 तो हमारा बड़ा सिंपल था, क्या कहा था हेनरी ने, सेकेंड केस में कहा कि जो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है किसी फिक्स सॉल्वेंट में, जो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस जो किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। ठीक है, पार्शियल प्रेशर के, यानी कि जो अमाउंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, यहाँ एक कांस्टेंट लगा, क्या कांस्टेंट लगा, K-P। बेटा ये K क्या है, हेनरीज कांस्टेंट? नहीं बेटा, ये कहते हैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। 1/KH के इक्वल होता है ये। ठीक है, 1/KH के इक्वल होता है ये। ठीक है, या KH इक्वल्स टू 1/K कह सकते हैं, कहीं कोई परेशानी? ठीक है, केस 2, चूँकि ये वाला पॉइंट आपने पढ़ रखा होगा, अकेडमी में पढ़ रखा होगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस पर हम। ठीक है, याद रहेगा, और इस पर आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। न्यूमेरिकल किस में मिलेगा, जो अभी हमने बताया था केस 1, ठीक है, और न्यूमेरिकल किस में मिलेगा, अगले वाले पे। ठीक है, केस 3 पे न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, कोई डाउट है? क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, या यहीं देख लेते हैं। केस 3, केस 3 क्या कहा था इन्होंने, बेटा केस 3 में देखिए, केस 3 इनका कहना था कि जो सोलेबिलिटी होती है,
ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को हमने किससे लिख दिया? S, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दिस इज P गैस। ठीक है, तो यहां से S इक्वल्स टू क्या हो गया? KHP, ये हो गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां से हम क्या निकालने वाले हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, केस थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ KH। बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? S अपॉन P। S इज व्हाट? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? सॉल्युबिलिटी क्या होता है? अरे सॉल्युबिलिटी सिंपल है ना, कितना अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है, कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, कितने मोल डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट को किस में ले लिया? वॉल्यूम में। क्लियर? तो क्या हो गया ये हो जाएगा मोल पर लीटर अपॉन ATM। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया बेटा? मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स ATM इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस रहा। ठीक है, तो क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ केस की तरफ। एकेडमिक में आपने 3 ही केस पढ़े होंगे। ठीक है, ये फोर्थ केस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये फोर्थ पॉइंट। केस 4 की बात कर रहा है। केस 4 की बात कर रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही है, जो वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रही है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट होती है एक फिक्स टेम्परेचर पे। बात समझ में आया? बात क्लियर हुई? कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व एट अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, बेटा अगर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, और उसमें कोई भी गैस डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है उस प्रेशर से कोई लेने देने नहीं कि सॉल्वेंट के ऊपर कितना प्रेशर लगाया गया। ठीक है, कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई गैस डिसॉल्व हो रही है, तो उस गैस का कितना वॉल्यूम डिसॉल्व होगा ये उस पर लगाया गया, उस कंटेनर यानी सॉल्वेंट के ऊपर लगाया गया प्रेशर से कोई लेना देना नहीं होता। सोच रहे हो? तो सोच रहे हैं कि सर ऐसे कैसे होगा, वॉल्यूम तो ज़्यादा डिसॉल्व होगा प्रेशर लगाने पे। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या कहा गया? फोर्थ में कहा गया कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है। जो सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर लग रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं है? प्रूफ कर देते हैं, देख लो, इसके प्रूफ को देख लेते हैं। भाई सपोज करो कि जब हमने प्रेशर P था, लेट जब प्रेशर P है, ठीक है, तो उसमें जो मान लिया कि, या वॉल्यूम पे ले लो, अगर सपोज करो जो वॉल्यूम मान लिया कि V था, ठीक है, मान लिया कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर है, उस कंटेनर का कुछ अपना एक वॉल्यूम है, काम करते हैं, ठीक है, कंटेनर का मान लो कोई एक वॉल्यूम है, कुछ भी वॉल्यूम है, ठीक है। अब गैस डिसॉल्व हो रही है उसमें, ठीक है, गैस क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। तो अगर सपोज करिए कि P प्रेशर है, ठीक है, एट P प्रेशर जो अमाउंट है डिसॉल्व होने का वो मान लो A है, ठीक है, एट P प्रेशर A अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, यही ना, P प्रेशर पे A अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है और आप कह रहे हो कि ठीक है,
साहब अगर हम 2p प्रेशर कर दें, यानी हमने प्रेशर को बढ़ा दिया 2p प्रेशर, तो कितना हो जाएगा 2a अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा, यही ना होगा। अगर हम प्रेशर p लगा रहे थे तो a अमाउंट डिजॉल्व हो रहा था, आप कह रहे हो कि ठीक है प्रेशर 2p कर दिए तो 2a डिजॉल्व हो जाएगा, डबल ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यही ना। तो एक इक्वेशन हमारे पास है PV इक्वल्स टू nRT, देखते हैं बेटा PV इक्वल्स टू nRT से, तो PV1 इक्वल्स टू n क्या होता है बेटा, n क्या होता है अमाउंट अपॉन व्हाट, मोलर मास। अरे भाई नंबर ऑफ मोल है ना, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है मास भाई मोलर मास, मास भाई मोलर मास। तो मास यानी अमाउंट कितना है a, तो ये क्या लिख दिया बेटा a अपॉन m RT, क्लियर। ये हो गया इक्वेशन 1 हमारे पास, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब PV2, तो P कितना हो चुका बेटा 2, यहाँ पे क्या था PV1, ठीक है, वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम इनिशियली 1 था, ठीक है, वॉल्यूम 1 था गैस का, ठीक है। A अपॉन व्हाट मोलर मास, A इज व्हाट अमाउंट RT। यहाँ पे क्या हुआ प्रेशर हमने डबल कर दिया 2p कर दिया, तो वॉल्यूम भी V2 हो गया होगा, यही ना, वॉल्यूम क्या हो गया होगा V2 हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिख लिया हमने 2a अपॉन m RT। जब प्रेशर डबल हुआ तो A भी डबल, अमाउंट भी डबल हो गया, ठीक है। वॉल्यूम V1 था कब, जब P था प्रेशर, जब प्रेशर P था तो वॉल्यूम V1 था, जब 2p हो गया तो वॉल्यूम V2 हो गया होगा, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा PV2 A अपॉन m RT, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब देख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा बेटा V1 इक्वल्स टू V2। चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत आ रही है समझने में। जब प्रेशर P था अमाउंट A था, उस समय वॉल्यूम V1 रहा होगा, जब हमने प्रेशर डबल कर दिया अमाउंट डबल हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया होगा। रिजल्ट क्या आया, दोनों तो इक्वल है V1 V2, तो प्रेशर बढ़ाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ा क्या, पहले जितना वॉल्यूम था प्रेशर चेंज कर दिया, अभी भी उतना ही वॉल्यूम है। क्लियर हो गई बात, कहीं कोई परेशानी, ठीक है। चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे। तो हेनरी के ये 4 पॉइंट थे, चारों बातें हेनरी लॉ में कंसीडर होते हैं, ठीक है। चारों बातें हेनरी ने बताई थी, हमने चारों को देख लिया, प्रूफ के साथ देख लिया, कहीं कोई दिक्कत देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, KH का सिग्निफिकेंस क्या है। ये बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे एकेडमिक में भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, पर कंपटीशन के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नीट में तो खासकर पूछा जाता है ये, ठीक है। तो जेई के लिए, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। बेटा सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस में हम 2 बातें कंसिडर कर सकते हैं, या मेनली पहले देख लेते हैं एक बात क्या है इसमें। तो सिग्निफिकेंस में कह रहा है कि जो सोल्युबिलिटी होती है बेटा, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है, सोल्युबिलिटी का KH से थोड़ा अच्छा रिलेशन नहीं है, सोल्युबिलिटी का KH से अच्छा रिलेशन नहीं है, ये क्या होता है 1/KH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर KH की वैल्यू कम है, अगर KH की वैल्यू कम है तो किसी गैस की जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझना, काफ़ी चीज़ों को लिंक करने जा रहा हूँ एक साथ में। यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर KH की वैल्यू कम है, ठीक है, तो किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि जो गैसेज होती हैं, ठीक है, ये गैसेज 2 तरह की हो गई, ठीक है, वो आइडियल और उसके बाद रियल की बात नहीं कर रहे हम,
ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक कह रहे हैं हम परमानेंट गैस और एक होता है टेम्पररी गैस। ठीक है बेटा, यहाँ दो गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंट गैसेस जैसे मान लीजिए O2 हो गया, जैसे मान लीजिए N2 हो गया, जैसे मान लीजिए Cl2 हो गया, इस तरह की जो गैसेस होती हैं इनको परमानेंट गैसेस कहते हैं। ठीक है, ये जो गैसेस हैं कैसे हो गई, परमानेंट गैसेस। और ये टेम्पररी गैसेस कौन सी हो गई, CO2 जैसे हो गया, NH3 जैसे हो गया। ठीक है, इस तरह की जो गैसेस होती हैं ये टेम्पररी गैसेस, H2S हो गया। ठीक है, ये सब गैसेस कैसी होती हैं, ये सब टेम्पररी गैसेस होती हैं। ठीक है, SO2 हो गया, SO3 हो गया, इस तरह से। ठीक है, SO3 हो गया। ठीक है, ये सब कैसे हो गए, ये सब NO2 हो गया, NO हो गया, ये सारी गैसेस ये कैसी हैं, टेम्पररी गैसेस हैं। और परमानेंट गैसेस कौन सी हैं, N2, O2, H2। ठीक है, ये सब कैसी गैसेस हैं, ये सब परमानेंट गैसेस हैं। ठीक है, अब देखो परमानेंट गैसेस वाटर में कम डिसॉल्व होती हैं, इसका मतलब इनके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी KH की क्या है, सॉल्युबिलिटी KH के इन्वर्स रिलेशन में है, इन्वर्स रिलेशन में है। इसका मतलब कि जिसकी KH की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो परमानेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका KH ज़्यादा। इसका मतलब इनके लिए KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके लिए जो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ये हो गई हाई। ठीक है, और टेम्पररी गैसेस क्या होती हैं, टेम्पररी गैसेस क्या होती हैं, ये ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं। टेम्पररी गैसेस ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं वाटर में। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो इनकी KH की वैल्यू क्या हो जाएगी। बेटा इससे ग्राफ क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ग्राफ से क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन हम। तो जिनके लिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उनकी KH की वैल्यू क्या हो गई, कम। तो इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, इन परमानेंट से ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसके KH की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इनके जो KH की वैल्यू हो जाएगी ये कैसी हो जाएगी, लेस होगी। क्लियर, इनके लिए क्या हो जाएगी, लेस होगी। कहीं कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो सिग्निफिकेंस क्या रहा बेटा, ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है, बहुत बढ़िया। तो सॉल्युबिलिटी KH की क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन में होगा। सॉल्युबिलिटी KH की क्या हो रहा, इनवर्स रिलेशन में। ठीक है, अब इसी के साथ एक और चीज रिलेट करते हैं, टेम्परेचर को। बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, अगर सपोज करिए हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया अगर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी किसी गैस की, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्या गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा, जब भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट उसकी बढ़ जाएगी गैसेस की, और क्या हो जाएंगे वो तो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और बेटा अगर सॉल्युबिलिटी घट गई तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो KH घटेगा। कई बार क्वेश्चन आया जेईई में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि KH की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, क्या होगा, कब इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे। तो बेटा आपके यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से समझिएगा, क्वेश्चन ये क्लियर हुआ, और ये देखिए जरा, बहुत सारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ KH समझ में आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ KH समझ में आ गया, कोई डाउट। अब इसे एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कोल्ड वाटर में अच्छी होती है एज कंपेयर देन हॉट वाटर, ठीक है। हॉट वाटर के कंपैरिजन में जो कोल्ड वाटर होता है वहां पे एक्वेटिक लाइफ बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है अच्छी, क्यों होगी अच्छी, समझ में आ गया क्यों होगी अच्छी। बेटा अगर हॉट वाटर है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो KH की वैल्यू हो गई ज़्यादा, और अगर KH की वैल्यू हो गई ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम।
तो एक्वेटिक लाइफ कहाँ बेहतर होगा, एक्वेटिक लाइफ कहाँ बेस्ट है, तो एक्वेटिक लाइफ बेस्ट कहाँ होगा, कहाँ पे, कोल्ड कंडीशन में, ठीक है। यानी ठंडा होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहे, ठंडा रहे, वो बेस्ट है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वेटिक जो क्लाइमेट है बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही बात कर रहे हैं हॉट वाटर की, बेटा हॉट वाटर में क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो केएच की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा, और केएच की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम, तो कम होगी तो क्या फर्क पड़ा, तो ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा, ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा वाटर में। तो अगर ऑक्सीजन कम डिजॉल्व हो तो एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा है क्या, बिल्कुल नहीं अच्छा है, ठीक है भाई। ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा, CO2 कम डिजॉल्व होगा, CO2 कम डिजॉल्व होगा तो प्लांट के लिए प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा तो एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक समझने में, ठीक है। तो बेटा हेनरीज लॉ कंप्लीट हो गया, अब इसके क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, पहले आप उसको घर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कोई डाउट, तो यहाँ पे हेनरी लॉ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपने कर रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम आपको वर्क दे रहे हैं, और भी क्वेश्चन आगे हम देंगे जो DPP देंगे उसमें, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अभी इससे रिलेटेड तत्काल के लिए हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये लिखा हुआ, ठीक है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ, इसके जस्ट बाद हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन 2 हो गया बेटा, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड हो गया। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गैस W, X, Y एंड Z इन वाटर एट 298 केल्विन, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और हेनरी लॉ कांस्टेंट चारों गैस का दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कौन सा प्लॉट सही होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इसके बीच है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बेटा ध्यान से करना, यहाँ गैस है, गैस का हेनरी कांस्टेंट दिया है, ये वाटर में बात कर रहा है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है।